नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के ऑनलाइन मनी गेमिंग पर कार्रवाई अगस्त 2025 की। आधार तिथि। लोकसभा ने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 को 20 अगस्त 2025 को वॉइस वोट से पारित किया। अब यह विधेयक राज्यसभा जाएगा। नीति की पृष्ठभूमि। नशे से भी खतरनाक संकट। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में विधेयक पेश करते हुए ऑनलाइन मनी गेमिंग को नशे से भी खतरनाक संकट बताया। उन्होंने इसे लत, परिवार का विनाश, धोखाधड़ी या मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग से जोड़ा। सरकार के प्रमुख तर्क। लत और सार्वजनिक स्वास्थ्य बिल की उद्देश्य एवं कारण विवरणिका में कहा गया है कि यह अनियंत्रित व्यवहार, मानसिक तनाव और पारिवारिक जीवन का विघटन पैदा करता है तथा इसे एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या बताया गया है। धोखाधड़ी और राष्ट्रीय सुरक्षा विवरणिका में प्लेटफॉर्म्स को मनी लॉन्ड्रिंग, धोखाधड़ी और आतंकी फंडिंग से जोड़ा गया है। मंत्री ने संसद में इसे दोहराया। कार्रवाई का पैमाना। 2022 से अब तक 1500 से ज्यादा बेटिंग या जुआ वेबसाइटें आईटी एक्ट की शक्तियों से ब्लॉक की गईं। चिकित्सीय संदर्भ की बात करें तो डब्ल्यूएचओ के ICD-11 में गेमिंग डिसऑर्डर को मान्यता दी गई है। इसमें लगातार या बार बार गेमिंग करना, नियंत्रण का अभाव होना, नुकसान के बावजूद गेमिंग जारी रखना, कम से कम 12 महीने की अवधि और कार्यात्मक हानि शामिल है। रिसर्च की बात करें तो जुआ संबंधी विकार वाले समूहों में आत्महत्या के विचार या प्रयास 17 से 40% या उससे भी अधिक पाए गए हैं, जो सामान्य आबादी से काफी ज्यादा है। अब बात करते हैं कि विधेयक असल में करता क्या है। इसकी संरचना, दायरा और शक्तियां क्या हैं। इसका प्राथमिक स्रोत लोकसभा में प्रस्तुत पाठ है, जिसे PRS इंडिया ने उपलब्ध कराया है। सीधी मनाही की बात करें तो ऑनलाइन मनी गेम का मतलब है कोई भी ऐसा ऑनलाइन खेल जिसमें उपयोगकर्ता पैसा या संपत्ति लगाता है और बदले में पैसा या संपत्ति जीतने की उम्मीद करता है। ऐसे सभी खेल पूरे देश में प्रतिबंधित हैं, चाहे वे कौशल पर आधारित हों या किस्मत पर। इस प्रतिबंध का मतलब है कि फैंटेसी स्पोर्ट्स, रम्मी, पोकर, बेटिंग एप्स और कैश प्राइज वाले पेड कॉन्टेस्ट, ये सब अब बैन हैं। तो देखिए, जो चीजें स्पष्ट रूप से लक्षित नहीं हैं, उनमें बिल कुछ चीजों को प्रोत्साहित करता है। ई स्पोर्ट्स को वैध खेल माना गया है। इसके अलावा ऑनलाइन सामाजिक या शैक्षणिक खेल जैसे कि शतरंज, सुडोकू या वो सब्सक्रिप्शन आधारित गेम जिनमें कोई नकद इनाम नहीं होता, उन्हें भी प्रोत्साहित किया गया है। अब बात करते हैं संस्थागत ढांचे की। मीठीवाई के अधीन एक नया केंद्रीय प्राधिकरण बनाया जाएगा। इसके जिम्मे कई काम होंगे। ऑनलाइन गेम्स की पहचान, वर्गीकरण और पंजीकरण करना, ऑपरेटर रजिस्ट्रियां बनाए रखना, शिकायत या ग्रीवांस का निपटान करना, आचार संहिता या निर्देश जारी करना और प्रवर्तन का समन्वय करना। चलिए अब जानते हैं विज्ञापन और भुगतान पर रोक के बारे में। सभी मीडिया में विज्ञापन या प्रमोशन पूरी तरह से बैन रहेगा, जिसमें सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट भी शामिल है। इसके अलावा बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, पेमेंट सिस्टम और टेलीकॉम कंपनियां ऑनलाइन मनी गेमिंग से जुड़े लेन देन प्रोसेस नहीं कर पाएंगी। दंड का प्रावधान कुछ इस प्रकार है। ऑपरेटर के लिए अधिकतम 3 साल की सजा के साथ 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि अपराध की पुनरावृत्ति होती है तो सजा 3 से 5 साल तक बढ़ सकती है और जुर्माना 1 से 2 करोड़ रुपए तक हो सकता है। विज्ञापन या प्रमोशन के मामलों में अधिकतम 2 साल की सजा और 50 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। पुनरावृत्ति पर सजा 2 से 3 साल तक और जुर्माना 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक हो सकता है। वित्तीय संस्थानों के लिए
अधिकतम 3 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना तय किया गया है। पुनरावृत्ति पर ऑपरेटर जैसे दंड लागू होंगे। अब प्रवर्तन तंत्र की बात करें तो यह गैर जमानती और संज्ञेय अपराधों के तहत आता है, जैसे कि धारा 5 और धारा 7। बिना वारंट के तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी की जा सकती है, चाहे वह भौतिक, डिजिटल या वर्चुअल स्थानों में हो। एक्सेस कंट्रोल्स तोड़ने की अनुमति भी दी गई है, जैसा कि धारा 15 और 16 में उल्लेख किया गया है। ब्लॉकिंग की प्रक्रिया सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 59A के तहत की जा सकती है, जैसा कि धारा 14 में बताया गया है। कॉरपोरेट दायित्व पर स्वतंत्र निदेशकों के लिए सुरक्षा का प्रावधान भी है, जैसा कि धारा 11 में है। अधिमान्य प्रभाव और केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति धारा 18 और 19 में दी गई है। परदेशी ऑपरेटरों पर प्रहार के तहत ऑफशोर ऑपरेटरों पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्रवर्तन के लिए ब्लॉकिंग और वारंट रहित डिजिटल तलाशी का उपयोग किया जा सकता है। तो चलिए बात करते हैं कानून और न्यायशास्त्र के बीच के टकराव और समन्वय की। अब हम संघवाद की ओर बढ़ते हैं, जहां केंद्र और राज्य के बीच की खींचातानी देखने को मिलती है। बेटिंग और जुआ को राज्य सूची की प्रविष्टि 34 के अंतर्गत रखा गया है, लेकिन केंद्र का दावा है कि ऑनलाइन और टेलीकॉम माध्यम के साथ साथ अंतर्राज्यीय और सीमा पार मामलों के कारण और राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में उनके पास अधिकार है। अब बात करते हैं कौशल बनाम संयोग के मामलों की। सुप्रीम कोर्ट ने सत्यनारायण के 1968 के मामले में कहा था कि रम्मी एक कौशल का खेल है। वहीं लक्ष्मणन के 1996 के मामले में घुड़दौड़ को भी कौशल के अंतर्गत माना गया। हाईकोर्ट्स ने फैंटेसी स्पोर्ट्स के मामले में भी यही रुख अपनाया है, लेकिन विधेयक सीधे तौर पर कहता है कि अगर पैसे का दांव लगेगा तो वो बैन होगा, चाहे वो कौशल हो या संयोग। हाईकोर्ट ट्रेंड्स की बात करें तो मद्रास हाईकोर्ट ने 2021 में तमिलनाडु के ब्लैंकेट बैन को रद्द कर दिया था। फिर 2024 में मद्रास हाईकोर्ट ने नियामक व्यवस्था जैसे आधार, केवाईसी और सीमाओं को वैध माना। लेकिन अब केंद्रीय विधेयक फिर से ब्लैंकेट प्रोहिबिशन लेकर आया है। कराधान और अनुपालन की अगर बात करें तो अक्टूबर 2023 से ऑनलाइन गेमिंग पर मूल्य यानी फेस वैल्यू पर 28% जीएसटी लगाया गया। अप्रैल 2023 से टीडीएस सेक्शन 194 बीए और फ्लैट टैक्स सेक्शन 115 बीबीजे नेट विनिंग्स पर लागू हुआ। अब जो नया बिल है वो टैक्स एंड रेगुलेट मॉडल को खत्म करके सीधे आपराधिक प्रतिबंध लागू करता है। मानवीय असर की बात करें तो संकट और आत्महत्याओं का एक पैटर्न देखने को मिलता है। छोटे दांव से शुरू होता है, फिर घाटा होता है, उसके बाद और दांव लगते हैं, कर्ज बढ़ता है, शर्म महसूस होती है और आखिरकार आत्महत्या जैसा कदम उठाया जाता है। उदाहरण के तौर पर 2023 से 2025 के बीच कर्नाटक में 31 महीनों में 32 आत्महत्याएं हुईं और ये ज्यादातर बेंगलुरु में देखने को मिली। तमिलनाडु में रम्मी से जुड़े दर्जनों मौतों की खबरें आईं। तेलंगाना में क्लस्टर मामलों के साथ साथ आत्महत्या हेल्पलाइन कॉल्स में 65% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। मध्य प्रदेश में इंदौर सहित 13 से 17 वर्ष के किशोरों की आत्महत्याएं सामने आईं और राजस्थान में जून 2025 में बेटिंग कर्ज के कारण एक दंपति ने आत्महत्या कर ली। शैक्षणिक संदर्भ में समीक्षाएं और मेटा विश्लेषण यह बताते हैं कि जुआ विकार वाले व्यक्तियों में आत्महत्यात्मक जोखिम कई गुना अधिक होता है। आर्थिक प्रभाव और व्यवधान की बात करें तो उद्योग संगठन जैसे कि एआईजीएफ और ईजीएफ का अनुमान है कि लाखों नौकरियां जा सकती हैं। क्षेत्रीय नुकसान 20 से 25 अरब डॉलर तक हो सकता है
और सालाना 15 से 20,000 करोड़ रुपए का जीएसटी नुकसान हो सकता है। वहीं सरकार का रुख ये है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्थिरता इन सबसे ऊपर है और इसके बजाय ई स्पोर्ट्स या सामाजिक गेमिंग को बढ़ावा देना चाहिए। तो अब सवाल यह है कि क्या केंद्र सरकार राज्य सूची की एंट्री 34 को सूचना प्रौद्योगिकी या राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर ओवरराइड कर सकती है? इस पर काफी चर्चा हो रही है। फिर अनुपातिकता और अनुच्छेद 19(1)(g की बात करें तो ब्लैंकेट बैन और पेशा या व्यापार की स्वतंत्रता के बीच संतुलन कैसे बनेगा? सुप्रीम कोर्ट ने पहले कौशल आधारित खेलों को संरक्षण दिया है, तो यह भी एक बड़ा मुद्दा है। और न्यायिक प्रक्रिया और निजता की बात करें तो धारा 15 और 16 के तहत बिना वारंट डिजिटल तलाशी या गिरफ्तारी की शक्तियों को भी अदालत में चुनौती दी जा सकती है। ये सब बातें आने वाले समय में कानूनी लड़ाई का हिस्सा बन सकती हैं। तो चलिए एक संक्षिप्त टाइमलाइन देख लेते हैं जो शिक्षण के लिए काफी मददगार रहेगी। अप्रैल 2023 से अक्टूबर 2023 के बीच आईटी रूल्स में संशोधन हुआ और फेस वैल्यू पर 28% जीएसटी लगाया गया। 2023 से 2024 के दौरान अदालतें खासकर तमिलनाडु की बैन और रेगुलेशन के बीच झूलती रहीं। फिर 19 अगस्त 2025 को मंत्रिमंडल ने विधेयक को मंजूरी दी और अनुच्छेद 117 के तहत राष्ट्रपति की सिफारिश प्राप्त की। अगले ही दिन यानी 20 अगस्त 2025 को लोकसभा में वॉइस वोट से यह विधेयक पारित हो गया। इसी दौरान वैष्णव ने कहा कि ऑनलाइन मनी गेमिंग नशे से भी खतरनाक है। अब उन धाराओं पर नजर डालते हैं जिन्हें कक्षा में जरूर हाईलाइट किया जाना चाहिए। सबसे पहले ऑनलाइन मनी गेम की परिभाषा धारा 5 में दी गई है। फिर आते हैं दंड प्रावधान जो धारा 9 से 10 में शामिल हैं। विज्ञापन और भुगतान पर रोक लगाने की बात धारा 6 और 7 में की गई है। इसके अलावा बिना वारंट के तलाशी या गिरफ्तारी की अनुमति धारा 16 में दी गई है। ब्लॉकिंग की शक्तियां आईटी एक्ट की धारा 69(a) और धारा 14 के तहत मिलती है। और अंत में प्राधिकरण के गठन का प्रावधान धारा 8 में किया गया है। सार्वजनिक स्वास्थ्य के दावों की पुष्टि भी जरूरी है। आईसीडी 11 के तहत डब्ल्यूएचओ ने गेमिंग डिसऑर्डर को मान्यता दी है। इसके अलावा जुए से जुड़ी आत्महत्याओं पर किए गए मेटा विश्लेषणों में यह पुष्टि हुई है कि इनका जोखिम सामान्य आबादी से कई गुना अधिक होता है। अंत में कुछ प्राथमिक स्रोत और जरूरी संदर्भों पर ध्यान दें। विधेयक का पाठ जो पीआरएस इंडिया की वेबसाइट पर पीडीएफ रूप में उपलब्ध है, इसमें परिभाषाएं, दंड, प्रवर्तन शक्तियां और उद्देश्य एवं कारण विवरणिका शामिल हैं। मीडिया कवरेज के लिए आप इकोनॉमिक टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स और एनडीटीवी देख सकते हैं। न्यायिक संदर्भों में सत्यनारायण 1968, लक्ष्मणन 1996 और मद्रास हाई कोर्ट के 2021 और 2024 के निर्णय शामिल हैं। कराधान के संदर्भ में जीएसटी काउंसिल के निर्णय और आयकर संशोधन धारा 194 बीए और 115 बीबीजे महत्वपूर्ण हैं।